गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं 4 तारीख का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? लद्दाख के लिए कुछ प्रावधान किए हैं सरकार ने। लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा या कुछ प्रावधान। सुरक्षा के लिए यहाँ सेफ गार्ड प्रयोग किया गया है शब्द। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर लद्दाख। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या है? लद्दाख के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। लद्दाख क्या है? लद्दाख यूटी है या स्टेट है? लद्दाख स्टेट नहीं है, क्या है? यूटी है। इसका लोकेशन भी आप थोड़ा सा परिचित होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये हो गया जम्मू कश्मीर का नक्शा। तो ये जो पोर्शन है ये है आपका लद्दाख। ठीक है, ये क्या है? लद्दाख। और इधर वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपका JNK, जम्मू कश्मीर। और यहाँ से ये खींचेंगे, ये आपका होगा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो बचा हुआ इधर वाला पोर्शन है इसी को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर भी यूटी है और लद्दाख भी यूटी है। ठीक है, तो हमारी आज चर्चा है यूटी के बारे में, दैट इज लद्दाख के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर सरकार ने कुछ घोषित किए हैं। कुछ वहाँ पर जो रहते हैं लद्दाख में उनको क्या बोलते हैं? वो लोग हैं लद्दाखी। हर स्थान के लिए होते हैं, जैसे कि दिल्ली के जो लोग होते हैं डिलाइट बोलते हैं, मुंबई में मुंबईकर है, गाजा में गाजन्स बोलते हैं। हर देश का, हर क्षेत्र का होता है। तो लद्दाख के लोगों को लद्दाखी, जो लद्दाख में रहते हैं, इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं? एक वहाँ पर एक्ट है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट। क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था तो उसके लिए जो कानून बना था जम्मू कश्मीर के नाम से ही होगा। तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, इसी में कुछ रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। ठीक, क्या किया गया है? अमेंडमेंट। कुछ बातें यहाँ लिखी हुई थी जिनको बदलकर कुछ और लिखा गया है। क्या लिखा गया है इस पर हम चर्चा करते हैं, यही है न्यूज़। तो आरक्षण से जुड़ी हुई बातें इसमें की गई हैं। न्यू पॉलिसी फॉर रिजर्वेशन। तो आरक्षण में क्या किया गया है? देखिए, आरक्षण को मान लीजिए 100% परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। 85% जो आरक्षण होगा ये दिया गया है लद्दाखियों को। मतलब लद्दाखियों को दिया गया है 85% आरक्षण। किस बात के लिए? वहाँ पर जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें, गवर्नमेंट जॉब में। प्लस 10% दिया गया है EWS को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब बचा कितना? 5%। तो 5% बचा बाकियों के लिए है, शेष लोगों के लिए यही है। तो कुल आरक्षण यहाँ कितना हो गया? 95% आरक्षण हो गया है ना। तो ये अब नया प्रावधान किया गया है। आपको याद होगा आरक्षण के बारे में कुछ रूल्स हैं। क्या है रूल्स? रूल्स इन द सेंस, रूल्स ये हैं कि इसके मामले में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, इंदिरा साहनी जजमेंट। केस बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा साहनी है, कहीं कहीं आपको इंदिरा साहनी मिलेगा, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। INDRA इंदिरा है एक्चुअल में, इंदिरा से बेटर है IND
RA। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था क्या कि आरक्षण की जो सीमा होगी, रिजर्वेशन की सीमा तय कर दी थी कि 50% से ज़्यादा नहीं। ठीक, आरक्षण की सीमा तय की थी 50% से ज़्यादा नहीं होगी। अब देखिए लद्दाख में हो गया है 95%। बस, और भी बहुत सारी बातें हुई इंदिरा साहनी केस में आरक्षण को लेकर के, जैसे इसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जोड़ा गया। किसका कंसेप्ट आया है? क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया है इसी में। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? क्रीम से बना है क्रीमी। क्रीम आप लोग जानते हैं ना, क्रीम में वाई लगाइए क्रीमी बन जाएगा। लेयर मतलब होता है परत। ये कंसेप्ट जुड़ा है ओबीसी के आरक्षण से। किसके? ओबीसी के आरक्षण से। तो कंसेप्ट क्या है? आपने दूध देखा ही होगा, ये रहा आपका भगोना, ठीक, ये रहा दूध और ये रही ऊपर से मलाई। तो सबसे अच्छा मामला इसमें कौन सा है? ये बेस्ट, और ये हो गया नॉर्मल। तो ओबीसी में भी क्या किया गया कि जो बेस्ट, जिनकी आय अच्छी है, आय बेहतर है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आय बेहतर होने का मतलब क्या है? आर्थिक स्थिति बेहतर है, उनको आरक्षण से बाहर किया जाए। ये डब्बे, ये जो मैंने बनाया है पॉट या भगोना मान लीजिए, तो ये पूरा मान लीजिए ओबीसी से भरा हुआ है यहाँ तक। तो इस ओबीसी क्लास में ये नीचे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, बेहतर है, तो इसकी आर्थिक स्थिति के लिए अमाउंट तय किया गया था 8 लाख रुपए। 8 लाख वार्षिक। अगर कोई 8 लाख रुपए वार्षिक कमा रहा है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो वो ये 8 लाख जो कमा रहा है वो किस में आएगा? वो आएगा क्रीमी लेयर में, क्रीम जो एकदम बेस्ट है। तो ओबीसी में जो बेस्ट लोग हैं उनको क्या किया गया कि आरक्षण से बाहर कर दिया गया। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। चलें, फिलहाल यहाँ पर सरकार ने आरक्षण दे दिया 95% का। आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ा सा जुड़ा हुआ था वो मैंने आपसे चर्चा कर दी। और दूसरा चेंज क्या किया गया यहाँ पर? डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल को लेकर मतलब निवासी, कौन वहाँ का निवासी माना जाएगा, कौन नहीं माना जाएगा, इसको लेकर के है। तो जो व्यक्ति 15 साल लगातार निवास करेगा, कहाँ? लद्दाख में 15 साल लगातार, उसको माना जाएगा लद्दाखी। तीसरी बात यहाँ घोषित की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकीय भाषा, राजभाषा जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए घोषित की गई हैं 4-5 लैंग्वेज घोषित हुई हैं, जिसमें से मैं 3 लिख रहा हूँ। पहली है इंग्लिश, जिसको मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है, ठीक। दूसरी आपकी हिंदी, और तीसरी है उर्दू। यहाँ आपको एक चीज़ बता देते हैं, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती भाषा, को पहले समझते हैं। भाषा कई प्रकार की होती हैं। एक तो आपने सुन रखा है राष्ट्रभाषा हिंदी, दूसरी होती है राजभाषा, अब तीसरी हो सकती है आपके क्षेत्र की भाषा या क्षेत्रीय भाषा, इसका बेहतर शब्द होगा बोलचाल की भाषा, लैंग्वेज है जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, संचार की भाषा। और भी प्रकार हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर फोकस इन तीनों पर करेंगे।
राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो पूरे देश की भाषा हो, जैसे कुछ देशों में घोषित कर रखा है, पाकिस्तान टाइप की। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज, कामकाज तो आप लोग जान ही रहे होंगे। सरकार किस भाषा में काम करेगी, सरकार के लेटर किस भाषा में इश्यू होंगे, ये होती है राजभाषा। तो हो गए सरकारी कामकाज की भाषा। क्षेत्रीय भाषा या संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? जिससे आप संपर्क करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोग सामान्य रूप से किस भाषा से संपर्क स्थापित करते हैं? हिंदी। नॉर्थ इंडिया में लगभग हिंदी या इसके कुछ बदले हुए रूप हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, या बिहार में जाएंगे तो बिहारी भाषा है। तो कुछ बदले हुए रूप हैं। राजस्थान में भी हिंदी है, हरियाणा में भी हिंदी है। तो जनरली संपर्क भाषा मतलब जिसमें लोग आपस में बातचीत करते हैं, दैट इज संपर्क भाषा। तो अब ये देखिए, यहाँ पर राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा, ये भारत में नहीं घोषित है। कोई कहता है राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो है ही नहीं। राष्ट्रभाषा इस देश में कोई नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। राजभाषा केंद्र सरकार की है। यहाँ दो चीज़ें हैं राजभाषा में भी। क्या हो जाएगा? किसकी राजभाषा पूछ रहे हैं? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? जनरली लोग जब पूछते हैं उसका मतलब होता है केंद्र सरकार, बट आप स्पेसिफिक कर ही सकते हैं क्या है भाई, किसका पूछ रहे हैं। केंद्र सरकार की जो राजभाषा है वो है हिंदी। राज्य सरकार की जो भाषा है वो जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी है, महाराष्ट्र में आपके मराठी मिलेगी, कर्नाटक में आपको कन्नड़ मिलेगा, एंड केरला है तो मलयालम, ये सब हो जाएगा। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा है। तो हमने ये भी समझ लिया क्या है। आरक्षण के विषय में हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो आरक्षण के विषय में दो अनुच्छेद इससे विशेष रूप से जुड़े हुए हैं फंडामेंटल राइट के। वो कौन से हैं? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद जो 15 है वो शिक्षा में आरक्षण से जुड़ा हुआ है। हम ज़्यादा अंदर बात नहीं करेंगे, एक सामान्य रूप से आपको पता हो। 15, 5 और 6 में जाएंगे तो उसकी बात है, इसके सब क्लॉजेज हैं उसमें है। तो अनुच्छेद 15 में आरक्षण भी है। क्या है? आरक्षण भी है। अन्य बातें हैं इसमें, कई प्रकार के निषेध किए गए हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पर निषेध है। पब्लिक प्लेस पर भेदभाव नहीं करेगा कोई। जैसे पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है? कुआं, तालाब, सड़क, रेस्टोरेंट, पार्क, यहाँ पर जाके आप किसी जात के आधार पर, पंच के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये भी उसी में है, लेकिन शिक्षा का आरक्षण भी है। 16 में क्या है? नौकरी में आरक्षण है, सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो ये आप याद रखेंगे। सो फार सो गुड। इसी 16 के लास्ट में 16(6) है जिसमें EWS की बात की गई है और 10% का आरक्षण है। और इसी में OBC के आरक्षण की बात भी यहीं पर है, यहीं से मिला हुआ है OBC को आरक्षण। ठीक है, तो ये आरक्षण को लेकर सारी बातें हो गई। एक और बात, भाषा का मुद्दा भारत में कितना संगीन है जो हमने बताया, वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अभी याद होगा तमिलनाडु लगातार विरोध कर रहा है। तमिलनाडु के द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने त्रिभाषा फार्मूला लागू किया है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें है त्रिभाषा फार्मूला। उसमें 3 भाषाओं को पढ़ाने की बात की गई है। एक तो आप स्थानीय पढ़ा लीजिए, जो भी पढ़ाना चाहते हैं लोकल। एक आप इंग्लिश हो गई, और एक आपको कोई भारतीय भाषा पढ़ानी होती है। तो तमिलनाडु लगातार इसका विरोध कर रहा है कि ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। अभी हाल ही का विवाद मैं लेता हूँ कन्नड़ का। आपको नाम याद होगा कमल हसन साहब का।
कल परसों का भी विवाद है, इनका बयान आया था कि विवाद क्या था कि कन्नड़ की उत्पत्ति तमिल से हुई है। कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल से हुई है, सिर्फ तमिल से हुई है। ये इनका बयान था, मतलब स्टेटमेंट जो भी रहा हो, जिस संदर्भ में भी कहा हो। हम आपको सिर्फ लैंग्वेज समझा रहे हैं यहाँ पे। इसी को लेकर कन्नड़, दैट इज कर्नाटक, ने इनकी जो मूवी है ठग लाइफ, उसको रिलीज करने से मना कर दिया है। और बहुत तेज़ी से वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं कर्नाटक में भी, और केस भी दर्ज हो गया है। कोर्ट ने भी कहा है कि आप इस पर माफ़ी मांगी कि कोई इतना बड़ा इशू जब नहीं है तो। कोर्ट का एक कमेंट और है, कोर्ट ने ये भी कहा कि इसी बात स्टेटमेंट, ये सेम स्टेटमेंट है, वो राजगोपालाचारी ने दिया था, सी राजगोपालाचारी, और उस समय वो गवर्नर जनरल थे और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो इनको मांगने में क्या दिक्कत है? तो कुल मिला के मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि भारत में जो भाषाई विविधता है, क्या है, भाषाई विविधता बहुत अधिक है, और कोई किसी की भाषाई पहचान को अगर छीनने का प्रयास करेगा या उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो लोग क्या होते हैं, उठ खड़े होते हैं। भाषाई विविधता कैसे? विविधता का मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में, तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, इसका प्रूफ आप कैसे करेंगे? थोड़ा सा आप नक्शा बनाइए और जो जैसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर है केरल, यहाँ की भाषा क्या है, मलयालम, तो ये लोग मलयाली बोलते हैं। बगल में ये तमिलनाडु है, ये तमिल बोलते हैं। इसी के ऊपर आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, ये तेलुगु बोलते हैं। इसी के बगल में आपको उड़ीसा मिल जाएगा, ये उड़िया बोलते हैं। उसके बगल में आपको बांग्लादेश मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर लैंग्वेज बांग्ला है, बांग्ला नहीं बंगाली, बांग्ला नहीं होगा, बंगाली। बंगाल में ही ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पर नेपाली लोग बोलते हैं, लैंग्वेज है। यही बगल में आ जाएंगे बिहार है, यहाँ पर आपको मैथिली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आपको कर्नाटक मिल जाएगा तो कन्नड़ बोलते हैं। इसी के ऊपर आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा जहाँ मराठी बोलते हैं। मराठी के ऊपर ही आपको गुजराती मिल जाएगा, गुजरात में, ठीक है। तेलंगाना में तेलुगु ही चलती है फिलहाल। ये आपका यहाँ आएगा आपका झारखंड वाला एरिया। फिर यहाँ तो नॉर्थ में लगभग क्या है, हिंदी है। अच्छा, यहाँ एक कोंकण भाषा भी आती है, कोंकणी क्षेत्र में। हरियाणा में आपको हिंदी मिलेगी, पंजाब में पंजाबी, ये असम है, ये मेघालय है, ये वाला पोर्शन जैसे असम बनेगा, यहाँ असमी लैंग्वेज है। नागालैंड वगैरह क्षेत्र में इंग्लिश मिल जाती है, मणिपुर में मणिपुरी मिलती है। तो ये क्या है, भारत में भाषाई विविधता है, विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हम बोली की बात भी नहीं कर रहे हैं, बोलियाँ तो बहुत सारी होंगी। तो ये भाषाई विविधता भारत में बहुत अधिक है, और इसलिए सभी क्षेत्र क्या हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें एक अनुसूची है 8वीं, उसमें 22 भाषाएं शामिल कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22। क्यों? क्योंकि भारत में भाषाई विविधता है और हर कोई चाहता है कि उसकी भाषा का सम्मान हो, पहली बात। दूसरा, उस पर कोई दूसरी भाषा थोपी ना जाए। जब भी कोई भाषा थोपने का प्रयास करता है तो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ, उसके अलग होने के पीछे एक बड़ा कारण भाषा था। कौन सी भाषा थोपी जा रही थी, उर्दू। जबकि बांग्लादेश के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, बंगाली। हालांकि हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, लेकिन वो बंगाली बोलते हैं। तो परिणाम सामने है। श्रीलंका में तमिल को लेकर हुआ, लैंग्वेज एक बड़ा मुद्दा था। रूस ने जब रशियन लैंग्वेज लागू करने का प्रयास किया तो उसका विभाजन हुआ। तो ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है भाषा को लेकर के, कि भाषा एक बहुत
बड़ी कीमत चुकाती है जब कोई लागू करने का प्रयास करता है ज़बरदस्ती, फोर्सफुली। तो भारत के एग्जाम्पल्स थे। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए कि भारत में भाषाई विविधता कैसी है और क्या क्या चीज़ें हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या थे और वैसे भी क्या है। नेक्स्ट है हेमा कमेटी। कमेटी को बोलते हैं समिति। न्यूज़ में क्यों है? हेमा कमेटी का गठन किया गया था। गठन का उद्देश्य क्या था? गठन का उद्देश्य था, मलयालम आप लोग जानते होंगे क्या है, मलयालम भाषा है। तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन शोषण की जांच के लिए कमेटी बनी थी। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इंग्लिश में हो जाएगा। देखिए शब्द बड़े हो जाते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा फ़ायदा आपको जानते क्या मिलता है, आपको एक बात कह के उससे आपको पूरी बात कह सकते हैं। जैसे हेमा कमेटी का गठन किया गया था सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की जांच के लिए। कहाँ? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। तो केरल की सरकार ने गठित किया था हेमा कमेटी को। इसने रिकमेंडेशन दी, जांच की, तो पता चला रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट सबमिट की, कि वहाँ पर जो एक्ट्रेस, अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेता और अभिनेत्री प्लस जो लोग और काम करते हैं वहाँ पर स्टाफ होता है, उनके साथ, महिलाओं के साथ में वहाँ दुर्व्यवहार, यौन शोषण हुआ है। और इन्होंने, जो कमेटी थी, पर्सनली इंटरेक्ट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिन लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। तो जो उनकी सूची सौंपी थी, लिस्ट दी थी, इस लिस्ट के आधार पर एक एसआईटी गठित की गई। लिस्ट के आधार पर नहीं, जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, एसआईटी गठित हुई, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसआईटी कुछ नहीं होता है, कुछ लोगों का समूह बना दिया जाता है, वो पर्टिकुलर उसी चीज़ की जांच करेगा। तो एसआईटी शब्द से घबराना नहीं है, हर कोई गठित करता है। हर राज्य सरकार जब कोई जांच करनी होती है विशेष, तो गठित करती ही है। तो ये शब्द ऐसे ही याद कर लीजिए, एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो एसआईटी गठित हुई थी इनकी जांच करने के लिए। एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई। इन लोगों को बुलाया गया जिनका जो है शोषण हुआ था, इनको सम्मन जारी किया गया। लेकिन ये जो जिन अभिनेत्रियों का हुआ था, जिन महिलाओं का शोषण, वो आई ही नहीं अपने बयान के लिए। प्लस कोई सबूत भी नहीं मिला पुलिस को, एसआईटी को। अब जिन महिलाओं का यौन शोषण हुआ वो अगर आई ही नहीं तो केस कैसे चलेगा? इसलिए केस क्लोज कर दिया एसआईटी ने। तो कुछ केस, 15-20 केसेस जो भी रहे हों, उसमें से कुछ केस क्लोज कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, इसलिए ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि महिलाएं जिनका यौन शोषण, एक तो बात यहाँ ये साबित होती है कि महिलाओं का यौन शोषण हुआ है क्योंकि कमेटी ने कहा है और पर्सनली इंटरेक्ट किया है कमेटी ने। दूसरा, यहाँ ये साबित होता है कि महिलाओं पर जो सामाजिक दबाव है, उसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं आती हैं अपने खिलाफ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको रिपोर्ट करवाने के लिए, और सामाजिक दबाव है बहुत ज़्यादा। एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा, इसका कारण क्या होता है कि जब आप, कोई महिला ऐसी कंप्लेन बाहर कर देती है एसआईटी में, एफआईआर में, तो उसको रोज़गार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कोई रोज़गार नहीं देगा। भले ही उसके साथ शोषण हुआ है, लेकिन सामाजिक जो परसेप्शन है, रोज़गार की समस्या है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको बाहर आने से रोकती हैं। बाहर आने से इन द सेंस एफआईआर करवाना, पुलिस के पास जाना, इन सब चीज़ों से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको याद रखना है कि हेमा कमेटी का गठन किस लिए किया गया था और उसके आधार पर क्या कार्रवाई हुई और
क्यों ऐसा रिजल्ट आया, तो आप कोट कर सकते हैं जब कहीं लिख रहे हैं तो। एक बात और यहाँ पर, ये केवल फिल्म इंडस्ट्री, वो भी केरला की, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का आया है। बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर भी आरोप लगते रहे हैं ऐसे, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, इवन जो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड दैट इज़ अमेरिका, उस पर भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं और लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा क्या है, होता है। तो यहाँ पर भी अगर जांच होगी तो सामने चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये आप कोट करते हुए बाकी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे के लिए सुझाव दे सकते हैं कि वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं और उसको प्रॉपर रूप से क्या किया जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए, समाधान किया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है डायमंड को लेकर के। एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका का जिसका नाम है जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। ये काम क्या करता है, काम तो बड़ा करता है, छोटा छोटा काम तो करता नहीं है। काम क्या है इसका, ये जो डायमंड होते हैं, डायमंड ग्रेडिंग सिस्टम को बनाता है, डायमंड ग्रेडिंग सिस्टम। अमेरिका का है। डायमंड ग्रेडिंग सिस्टम मतलब कि किसी डायमंड को किस ग्रेड में रखा जाए, इसके लिए ये ढांचा बना के रखा हुआ है कि भाई ये डायमंड कौन सी कैटेगरी का है, अच्छा है, बुरा है, या सबसे अच्छा है, प्राइम है। तो इसके लिए इसने एक डायमंड ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था। उससे पहले आप समझ लीजिए कि डायमंड आप लोग जानते होंगे कुछ बातें उसके बारे में। तो जैसे कार्बन का क्या है, अपर रूप है, बोलते हैं फॉर्म। कोयला काला होता है, डायमंड चमकता है। और डायमंड चमकता है तो क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन आपसे साइंस में पूछा ही जाता है तो पता ही रखेंगे आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर डायमंड चर्चा में इसलिए है कि दो तरह के डायमंड होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं लैब ग्रोन। नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक, लैब ग्रोन को हिंदी में और इंग्लिश में कह सकते हैं मैन मेड। मैन मेड नहीं, मैन मेड मतलब मानव द्वारा बनाया गया, मानव जनित या प्रयोगशाला में निर्मित। ये दो प्रकार के डायमंड होते हैं। अब इन दोनों को पहचान अगर करनी है तो कैसे किया जाए, तो इसके लिए बनाया था इन्होंने डायमंड ग्रेडिंग सिस्टम, जो दोनों के लिए एक ही था। नेचुरल के लिए भी था एक ही सिस्टम, उसी से लैब ग्रोन वाले को भी आइडेंटिफाई करते थे। अब क्या किया है इन्होंने, डायमंड ग्रेडिंग सिस्टम के लिए इनके पास एक वो है पैरामीटर जिसको बोलते हैं 4Cs, 4C। 4Cs का मतलब 4C है, पहला शब्द लेके लिखा गया है ऐसा। तो 4C में पहला C क्या है, एक है C फॉर कलर, डायमंड का कलर कैसा होगा। दूसरा है क्लैरिटी, तीसरा है कट, और चौथा है कैरेट वेट। ये 4C यही इसका पैमाना है जिसके आधार पर डायमंड की ग्रेडिंग की जाती है कि कौन सा डायमंड अच्छा है, कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे ख़राब है। ठीक है, ये ग्रेडिंग होती है। तो डायमंड ग्रेडिंग सिस्टम के लिए क्या है 4C। आपसे पूछ सकते हैं 4C क्या होता है, किसके काम में आता है। तो आपको इतना याद रखना है, डायमंड
लैब ग्रोन वाला है या नेचुरल वाला है। तो इन लोगों ने अभी क्या किया है, ये जो संस्था है अमेरिका की, ये जो 4C वाला जो सिस्टम लागू था पहले दोनों के लिए लागू था, दोनों के लिए सेम सिस्टम था, चाहे लैब ग्रोन हो चाहे नेचुरल हो। अब क्या किया है कि ये 4C वाला जो सिस्टम है ये सिर्फ नेचुरल जो डायमंड होंगे उन पर एप्लीकेबल होगा, और लैब ग्रोन के लिए ये इन वालों के लिए एक नया सिस्टम तैयार करेंगे ये लोग। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस नए सिस्टम में सिर्फ 2 कैटेगरी बनाएंगे स्पष्ट रूप से, कि प्रीमियम है या स्टैंडर्ड है, प्रीमियम या स्टैंडर्ड क्या बनाएंगे पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। तो इनका अलग हो जाएगा सिस्टम, जो लैब ग्रोन है या कृत्रिम बनाए गए हैं या कृत्रिम डायमंड जो है लैब में बने हुए वो, तो दोनों के बीच अलग हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या होगा, कंज्यूमर जो है उपभोक्ता जैसे कि हम आप लोग हैं, जब डायमंड खरीदने जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये मनुष्य ने बनाया है कि प्रकृति का बनाया हुआ है, क्योंकि जो नेचुरल वाले डायमंड होते हैं इनको बनने में हज़ारों साल का समय लगता है, कितना, हज़ारों साल लगते हैं। लैब वाले तो जानते हैं आप बना सकते हैं लैब में, इसलिए इन दोनों का सिस्टम अलग किया गया है, अलग और अलग। तो ताकि फ़ायदा क्या होगा इसका, कंज्यूमर्स को क्लैरिटी रहेगी कि कौन सा खरीद रहे हैं। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब होता है जो लोग खरीदने जाते हैं जो भी चीज़। तो इसको क्या रहेगी, कंज्यूमर को क्लैरिटी रहेगी कि भाई हम लैब वाला ख़रीदे हैं कि नेचुरल ख़रीदे हैं, ठीक। और जब ग्रेडिंग हो जाती है तो हमें आसानी लगती है कि यार हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से पता चल जाएगा। और जब ये हो ही जाता है तो ट्रांसपेरेंसी आती है भाई, तो इससे बहुत सारे ये फ़ायदे हैं। ये इस वजह से न्यूज़ में था, आपको पता रहे, यहाँ पर जनरल आइडिया के रूप में, स्पेसिफिक नहीं, जनरल। नेक्स्ट है न्यूज़ है कि मानसून सेशन शुरू किया जा रहा है, मानसून सत्र शुरू होगा ऐसा कहा जा रहा है। और कब से शुरू होगा, ऐसा कहा जा रहा है जुलाई में शुरू होगा, 21 जुलाई के आसपास से, मान लीजिए जुलाई से शुरू होगा। शुरू होगा कैसे, शुरू कैसे होगा मानसून सत्र, इसका आता है क्या, आदेश, नोटिफिकेशन। सरकार कुछ भी जारी करती तो कहते हैं नोटिफिकेशन आया या नहीं। तो मानसून सत्र का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है या कौन बुलाएगा, बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन आपसे पॉलिटी में पूछा जाता है कि सत्र आहूत कौन करता है, सत्राहूत लिख के आता है ना, सत्राहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। अब सत्राहूत क्या होता है, इसी को अलग करोगे तो आएगा सत्र आहूत। सत्र का आहूत का मतलब होता है बुलाना, तो सत्र को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। सत्र होते कितने हैं, आहूत तो करेगा, कितने सत्र होते हैं, भारत में 3 सेशन होते हैं, 3 सत्र को बोलते हैं सेशन। पहला आपका हो गया बजट सेशन, बजट ख़त्म होता है जून मई के आसपास, जून का छुट्टी, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है मानसून सीजन, तो उसको बोलते हैं मानसून सेशन। और फिर नवंबर दिसंबर में होता है विंटर सेशन, विंटर सेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, शीतकालीन सत्र। मानसून वाले को तो मानसून लिख देते हैं हिंदी में ही, ठीक। 3 सत्र होते हैं, हम इस समय कहाँ पर हैं, मानसून सेशन में हैं, ठीक है। तो मानसून सेशन को बुलाए जाने की बात चल रही है, जब बुलाया जाएगा तो इसका नोटिफिकेशन आएगा, पेपर में आएगा तो हम लोग चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस सेशन में ये बात हो रही है कि यशवंत वर्मा साहब, जिनके घर से कैश बरामद हुआ था, यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये थे दिल्ली में पोस्टेड थे, वहीं पर पोस्टेड नहीं थे वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में थे, तो वहाँ से इनके आवास से कैश बरामद हुआ था। तो करप्शन के आरोप लगे थे इन पर, क्या लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। और भ्रष्टाचार के इन आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया था, एक कमेटी जांच करने के लिए।
जांच की तो उन्होंने पॉजिटिव दिया कि हाँ है। तो इसके बाद सीजीआई को सबमिट हुई थी रिपोर्ट। सीजीआई दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी उस समय थे, उनको सबमिट हुई। तो रिजिग्नेशन के लिए कहा गया था, इन्होंने शायद मना कर दिया यशवंत वर्मा साहब ने। तो ये रिपोर्ट जो थी सीजीआई साहब ने फॉरवर्ड कर दी किसको? प्रेसिडेंट को। फॉरवर्ड करने का मतलब होता है भेज दी। अब जब राष्ट्रपति को मिल गई थी, अब बात ये चल रही है राष्ट्रपति को मिली मतलब सरकार को मिल गई। तो ये बात ये हो रही है कि अब सेशन जब आएगा मानसून सत्र, तब इनके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन चलेगा, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। तो आप लोग पूरा कहानी समझ गए होंगे कि बात है महाभियोग प्रस्ताव को लाने की। अब महाभियोग प्रस्ताव को पास करने के लिए चाहिए होता है कितना बहुमत? तो मैं प्रोसेस ही बता देता हूँ, बहुमत बीच बीच में आ ही जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, कहाँ लाएंगे? संसद में। संसद में किस सदन में? तो किसी भी सदन में लाइए, किसी भी सदन में ला सकते हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 100 लोगों का सिग्नेचर चाहिए, राज्यसभा में 50 लोगों का। ठीक, इतने सिग्नेचर करिए और ले आइए। सदन में जब प्रस्ताव लाया जाएगा, मान लीजिए कि लोकसभा में ही लाया गया, 100 लोगों ने साइन कर ही दिया था, तो प्रस्ताव जब लाओगे तो प्रस्ताव को पारित करवाना है। पारित करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? वोटिंग बहुमत। वोटिंग बहुमत कितना चाहिए ये ज़रूरी है आपको, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत चाहिए। तो विशेष बहुमत से पारित करवाना होगा प्रस्ताव को। विशेष बहुमत क्या होता है? इसमें 2 कंडीशन होती हैं। एक होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या, उस सदन की जितनी सदस्य संख्या हो उसका बहुमत। मान लीजिए 100 सीट हैं, 200 मान लीजिए 200 सीट हैं, तो 101 लोगों का समर्थन चाहिए। ठीक, प्लस 2/3 किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग सदन में आए हों और जिन्होंने वोट किया हो। अब एग्जाम्पल में इसको हम 200 का ही लेके चलते हैं। तो अगर 200 सीट है मान लीजिए यहाँ पर, तो 101 तो चाहिए कम से कम पक्ष में। प्लस मान लीजिए कि 180 लोग उस दिन आए थे जिस दिन सब प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। मतलब ये हुआ कि 20 लोग एब्सेंट थे। एब्सेंट तो हो ही सकते हैं। तो 180 आया था, इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा? 120। ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं। तो कुल मिला के उस दिन 120 लोग अगर वोट कर दें तो सरकार का काम बन जाएगा। और जैसे ही ये दोनों कंडीशन प्राप्त हुई, वैसे ही इस प्रस्ताव को पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। ये प्रस्ताव दोनों सदनों से पास होगा, यहाँ पर ये नोट कर लेंगे, एक सदन से नहीं, दोनों सदनों से। पहला एक सदन पास करेगा, फिर दूसरे सदन भेजा जाएगा। तो दोनों सदनों से पास होने के बाद भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास कि भैया हो, दोनों जगह पर हमने पास कर दिया है। और राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा, किस चीज़ का? पद से हटाने का। और आदेश जारी हो जाएगा, पद से मुक्त हो जाएंगे। ये हो गई पूरी प्रक्रिया। अब आपको यहाँ फोकस करना कहाँ पर? अभी से सरकार ने शुरू किया है कंसल्टेशन। क्यों? सरकार बनाने के लिए इतने चाहिए थे 101, पास करने के लिए प्रस्ताव को 120 लोग चाहिए। सरकार के पास मान लीजिए 110 ही लोग हैं कुल, 10 लोग कहाँ से आएंगे? वो आएंगे विपक्ष से। तो इसीलिए सरकार ने क्या शुरू कर दिया है? अभी से कंसल्टेशन शुरू कर दिया है। सरकार क्या शुरू कर दी? विचार विमर्श। किससे? जो विपक्षी दल हैं। विपक्षी दलों को साथ में लाने के लिए उनके साथ विचार विमर्श शुरू हो गया है कि भाई ये प्रस्ताव हम मानसून सेशन में लाएंगे और इस पर आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि बिना विपक्ष के समर्थन के प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा।
इसीलिए विशेष बहुमत प्रयोग किया जाता है। तो विपक्षी दल जब तक सहमत नहीं होंगे ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। इसीलिए ये कंसल्टेशन शुरू हो गया है और इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका क्या है इम्पीचमेंट पर जो मोशन चलेगा, महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो। यहाँ एक बात आप नोट करके रखेंगे, क्या महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है संविधान में, केवल राष्ट्रपति के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। हम व्यवहार में चर्चा करते हैं तो बोल देते हैं कि इम्पीचमेंट प्रस्ताव शुरू किया जाएगा, तो व्यवहार की बात अलग है, वो बात अलग है संविधान की। तो महाभियोग केवल होता है राष्ट्रपति के खिलाफ। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, ये जो प्रस्ताव लाया जाएगा जज को हटाने के लिए वह एक ही सत्र में पास होना जरूरी है। एक ही सत्र में मतलब जो मानसून सत्र अभी शुरू होगा उसी में, कि पता लगता है मानसून सत्र में कुछ कार्रवाई कर ली, कुछ कार्रवाई वाला जो वोटिंग वाला काम है हम विंटर सेशन में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, सब कुछ इसी में करना है। तो एक ही सत्र में पारित करना होगा प्रस्ताव और हटाना भी है, तो सारी प्रक्रिया एक ही सत्र में करनी है। प्लस इनको हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ये तो हमने बता ही दिया है आपको। और एक बात, क्या इससे पहले कभी हुआ है ऐसा कि महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ हो जज के खिलाफ? क्या महाभियोग सफल हुआ है अभी तक? तो अभी तक भारत में कभी भी सफल नहीं हुआ है, या तो इस्तीफा दे दिया गया है या तो नहीं इस्तीफा ही दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।